नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से हिंदी के बारे में हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लिपि किसे कहते हैं, और लिपि हमने पढ़ा था भारत के सापेक्ष में या विश्व के सापेक्ष में कई लिपियां मानी जाती हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो चालू करते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि एक वैदिक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता के लोगों ने एक भाषा का प्रयोग किया जिसे बोलते हैं संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा प्राचीन सापेक्ष में ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को बनाने वाले जो व्यक्ति विशेष माने जाते हैं वो आर्य लोग माने जाते हैं। इसका विकास 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। इसी से भारत के सापेक्ष में जितनी लिपियां हैं उनका विकास, सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो कैसे कैसे ये क्रम आगे बढ़ा उसे देखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को गुप्त काल में, एक गुप्त काल आता है और गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांटा। एक वो होती है उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि। दूसरी का नाम था दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को जब दो भागों में वर्गीकृत किया, गुप्त काल में किया। गुप्त काल में जब इसको वर्गीकृत किया गया तो एक का नाम दिया गया उत्तरी ब्राह्मी, दूसरे का नाम दिया गया दक्षिणी ब्राह्मी। अर्थात उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं, उनकी जो लिपियां हैं उसे बोलते हैं उत्तरी ब्राह्मी की लिपियां, और दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं, उन भाषाओं की जो लिपियां हैं उन्हें बोलते हैं दक्षिणी ब्राह्मी की लिपि। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी लिपियां आती हैं। तो दक्षिण ब्राह्मी लिपि से कई लिपियों का विकास हुआ, जैसे तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, मलयालम लिपि। इसी प्रकार से उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी के भी कई भेद थे। इसी के अंतर्गत एक लिपि आती है जिसे बोलते हैं गुप्त लिपि। कालांतर में गुप्त लिपि चलती रही। इसके भी कई भेद हुए, और कई भेद जब हुए तो एक लिपि का नाम आता है जिसे बोलते हैं सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि के भी कई भेद माने जाते हैं। उसी में एक भेद आता है जिसका नाम है कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि के अंतर्गत कुटिल लिपि के दो भेद माने जाते हैं। एक का नाम है नागरी लिपि और दूसरे का नाम है शारदा लिपि। ये क्रम चला। मैंने कहा ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांट दिया गया। किस काल में बांटा गया? गुप्त काल में बांटा गया। इसके संस्थापक, गुप्त काल के संस्थापक आपको पता ही होगा, गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। उनके शासनकाल में ब्राह्मी लिपि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक का नाम था उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दूसरे का नाम था दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से कई लिपियों का विकास हुआ, जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से कई लिपियों का विकास हुआ। उसी क्रम में एक लिपि आती है जिसे बोलते हैं गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के भी कई भेद थे। उसी के अंतर्गत एक लिपि का नाम आता है जिसे बोलते हैं सिद्ध मातृका लिपि। और सिद्ध मातृका लिपि के अंतर्गत एक लिपि आती है जिसका नाम है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के कालांतर में दो भेद हो गए जिसे बोलते हैं, एक का नाम था नागरी लिपि, दूसरे का नाम था शारदा लिपि। शारदा लिपि, जो शारदा लिपि थी, शारदा लिपि से कई लिपियों का विकास हुआ। जैसे कि आपको पता होगा, एक लिपि का नाम था कश्मीरी लिपि।
दूसरी थी गुरुमुखी लिपि। तीसरी थी टाकरी लिपि। और चौथी थी लहंदा लिपि। शारदा लिपि के कई भेद थे, कश्मीरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, टाकरी लिपि और लहंदा लिपि। आपको पता होगा गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसके जन्मदाता भी आपको पता है गुरु अंगद देव माने जाते हैं। इसी क्रम में नागरी लिपि के भी कई भेद माने जाते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं तो हम जानते हैं। एक भेद आता है जिसे बोलते हैं देवनागरी लिपि। दूसरी थी राजस्थानी लिपि। तीसरी थी गुजराती लिपि। आगे एक लिपि आई जिसे बोलते हैं महाजनी लिपि और एक लिपि का नाम था कैथी लिपि। इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ, ये क्रम बढ़ते बढ़ते। तो दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने कहा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि को बनाने वाले जो माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। इसको दो भागों में बांटा, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका से कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के दो भेद माने जाते हैं, नागरी और शारदा। नागरी लिपि के वैसे अगर अध्ययन की सुविधा से दो भेद विशेष और माने जाते हैं, वो क्या क्या है तो एक होता है पश्चिमी नागरी, अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे बांट देते हैं। और दूसरी होती है पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी लिपि से देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी लिपियों का विकास हुआ। पूर्वी नागरी लिपि से असमी, उड़िया, बांग्ला इत्यादि लिपियों का विकास हुआ। और शारदा लिपि से कश्मीरी, गुरुमुखी, टाकरी इत्यादि लिपियों का विकास हुआ। तो ये हमारा क्रम था कि देवनागरी लिपि का विकास किस किस प्रकार से हुआ। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि देवनागरी लिपि की आदि जननी जो लिपि है उसका नाम क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो यही इसका इतिहास था, अच्छे से आपने समझा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण। अगली हेडिंग देखते हैं, देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे कैसे हुआ
तो इसके सापेक्ष में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन एक मत बहुत प्रमाणिक माना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा जब करेंगे तो एक हम भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम भारत को समझते हैं, भारत है ये। आपको पता होगा एक भारत का प्रांत आता है जिसका नाम है गुजरात। ऐसा माना जाता है कि गुजरात प्रांत के एक नागर ब्राह्मण थे। गुजरात प्रांत के नागर ब्राह्मणों ने एक लिपि का विकास किया जिसे इन्होंने नाम दिया नागरी लिपि। और इस नागरी लिपि में हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को लिखने की क्षमता थी। संस्कृत भाषा को लिखने की जब क्षमता थी तो आपको पता होगा संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहते हैं, इसीलिए इस नागरी लिपि में एक शब्द जोड़ दिया गया जिसे बोलते हैं क्या, देव, और इसका नामकरण हुआ देवनागरी लिपि। दोबारा से एक बार बताते हैं, मैंने कहा गुजरात प्रांत के नागर ब्राह्मणों ने एक लिपि का विकास किया जिसे बोलते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि में हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को लिखने की क्षमता थी जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, और ब्राह्मी लिपि में जब लिखी जाती थी तो आपको पता होगा संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहते हैं, देववाणी इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, और इस नागरी लिपि में संस्कृत भाषा को लिखने की क्षमता थी। तो इसीलिए हमने नागरी लिपि में एक शब्द जोड़ दिया, क्या, देव, और इसका नामकरण क्या हो गया, देवनागरी। तो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछता है कि देवनागरी लिपि का नामकरण कहाँ के ब्राह्मणों के आधार पर हुआ, तो आप बता सकते हैं गुजरात के। किस ब्राह्मणों के नाम पर, नागर ब्राह्मणों के। आपको पता होगा अलग अलग भौगोलिक स्थिति में हम देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में जो हमारे गोत्र इत्यादि होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपने पता होगा बिहार के लोग, जो बिहार के जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, चौधरी इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। उत्तर भारत तुमने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में पाठक, शर्मा, उपाध्याय, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये होते हैं। तो ऐसे ही गुजरात प्रांत में नागर ब्राह्मण थे और नागर ब्राह्मणों ने एक लिपि का विकास किया, इसलिए उन्होंने एक लिपि का नाम क्या दे दिया, नागरी लिपि। तो इस प्रकार से हमारा देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ। आगे चलते हैं, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य, तो आप साहित्य के बारे में अच्छे से जानते हो। किसी भी भाषा का जो संचित ज्ञान कोश होता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य आपने पता होगा रामायण, महाभारत इत्यादि को पढ़ा है। आपसे अगर पूछे कि राम कौन थे तो आप बता देते हो कि दशरथ के पुत्र थे। दशरथ की पत्नी कितनी थी, आप बताते हो 4 थी या 3 थी। पुत्र कितने थे, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, गुरु कौन थे, कुल गुरु कौन थे, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। अगर आपसे कहे कि रावण का वध किसने किया तो आप बताते हो रावण का वध राम ने किया। ऐसे ही हमने पूछा कि अकबर कौन था तो अकबर के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो कि मुगल सम्राट थे, बहुत ही अच्छे सुयोग्य सम्राट थे जो जिनकी कीर्ति अलग अलग युगों में विराजमान रही है। तो इन सब के बारे में हमें किससे पता चलता है, साहित्य के बारे में। तो साहित्य मैंने कहा किसी भी भाषा के संचित ज्ञान को उसको हम साहित्य कहते हैं। और साहित्य जब कहते हैं तो साहित्य की विधाएं कितनी होती हैं, तो साहित्य की मित्र 2 विधाएं होती हैं। विधा, साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। विधा जब होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है क्या, गद्य। और गद्य शुद्ध यही होता है, कुछ लोग ये वाला गद्य शुद्ध मान लेते हैं लेकिन वर्तनी के सापेक्ष में गद्य यही होता है, क्योंकि एक नियम है, आगे बताएंगे कि शुद्ध ये क्यों होता है। दूसरा होता है क्या, पद्य।
तो मैंने कहा साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। अब गद्य क्या होता है, तो जो छंद रहित होती हैं, छंद रहित या छंद मुक्त कह सकते हैं, उसे गद्य कहते हैं। और गद्य के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो समाचार पत्र, उपन्यास, कहानी, जीवनी, ये सभी गद्य के अंतर्गत आती हैं। पद्य किसे कहते हैं, तो जो छंद सहित होती हैं उसे पद्य कहते हैं। पद्य जब कहते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गीत, चौपाई, राधिका, गीत, गीतिका इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, पद्य में। दोबारा समझते हैं, कहा साहित्य की दो विधा हैं, गद्य और पद्य। गद्य शुद्ध ऐसे होता है, पद्य भी शुद्ध ऐसे होता है। ये क्या होते हैं, तो गद्य जो होते हैं छंद रहित होते हैं, अर्थात गद्य में छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पद्य क्या होते हैं, छंद सहित होते हैं, पद्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है। अब ये छंद क्या होते हैं, जिसमें यति, गति, लय, विराम, तुक इत्यादि का समावेश होता है, उसे क्या बोलते हैं, पद्य कहते हैं। अब लौकिक व्यवहार में इसका हम उदाहरण देखें, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई लय बनाते हैं। जैसे कि हम अखबार पढ़ रहे हैं, और अखबार जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो पढ़ते नहीं है कि भाई आवाज निकले। एक बार हमने अखबार पढ़ा, और अखबार जब पढ़ा तो हमारी सपोज करो उसमें क्या है, आवाज सही नहीं निकली, तो दोबारा कंठ को ऐसे करते होंगे ठीक हो जा, और दोबारा से सुर मिलाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं करते, आराम से पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम गीत पढ़ते हैं, अर्थात गीत पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, रोला पढ़ते हैं, हरिगीतिका पढ़ते हैं, इत्यादि छंदों को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, यति भी होती है, गति भी होती है, तुक भी होता है, सभी का समावेश होता है। अगर लौकिक व्यवहार में इसका उदाहरण देखें, तुमने देखा होगा गाँव देहात या सभी जगह कभी कभार कोई समारोह होता है, तो उस समय क्या होती हैं, कुछ महिलाएं गीत इत्यादि के गाने के लिए एकत्रित होती हैं, और वहां पे जब सारी महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं तो प्रत्येक महिला को गीत याद नहीं होते हैं, और गीत याद नहीं होते हैं तो तुमने देखा होगा लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि उनकी महिलाओं को जब गीत याद नहीं होते हैं तो वो कहती हैं उठाओ रे उठाओ, ऐसा कुछ शब्दों से संबोधित करती हैं, उठाने का सेंस स्टार्ट करो। और जब गीत स्टार्ट हो जाता है तो उनको पता होता है कि गीत अब क्या है, लास्ट की ओर है, अर्थात लास्ट की पंक्ति आने वाली है, और उनको वो गीत याद नहीं होता है, लेकिन वहां से भी उसे वो क्या है, लय मिला देती है, आ कर देती हैं, और वो गीत अच्छा हो जाता है। तो ध्यान देना, जिसमें लय, यति, गति, तुक, विराम इत्यादि का समावेश होता है उसे पद्य कहते हैं, और जिसमें क्या इन सभी चीजों का समावेश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, गद्य। तो मैंने कहा साहित्य किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं, और साहित्य की दो विधाएं होती हैं। तो हमने इसके बारे में अच्छे से जाना। इसमें अगर आपका कोई भी प्रश्न हिंदी से संबंधित हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो जानने की, तो कमेंट इत्यादि के बारे में हमें अच्छे से बता सकते हैं। और हम वीडियो आपको बना रहे हैं, पहला प्रयास है, तो बताइए कि क्या कमियां हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। धन्यवाद।